हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था फेसिंग का, ठीक है ना। मैंने बताया था कि कंपनी में कैसे फेसिंग का प्रोग्राम बनता है, प्लस में या माइनस में। जहाँ भी आप लोगों ने सीखा होगा वहाँ पर तो माइनस में ही सीखा होगा, लेकिन कंपनी में कभी माइनस में प्रोग्राम नहीं बनता है, हमेशा प्लस में बनता है। कभी कभी माइनस में बनता है, कब, जब केवल फेसिंग करना है तो माइनस में बना लेता है आदमी, कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो आप किसी भी वर्क पीस पे फेसिंग और टर्निंग एक साथ करते हैं तो वो टूल भी एक ही रहता है। तो जब ऑफसेट ले लिए उस टूल का तो टर्निंग में भी वही ऑफसेट काम आता है, ठीक है ना। तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए फेसिंग का प्रोग्राम हमेशा प्लस में ही बनाया जाता है। और अगर उसमें ना समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि मुझे इस पॉइंट पे समझ में है, मैं उसको फिर से उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे फ्रेंड बोले थे कि चैम्फर का प्रोग्राम बनाइए, चैम्फर के बारे में बताइए। तो एक्चुअली जो मैंने टेपर का प्रोग्राम बताया था, सेम ये चैम्फर का भी प्रोग्राम टेपर जैसा ही है। टेपर और चैम्फर में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, चाचा भतीजा समझ सकते हैं, ठीक है ना। टेपर क्या होता है कि लेंथ में होता है, वो कहीं फिटमेंट में काम आता है, जैसे कहीं फिट करना है तो टेपर का क्या है कि क्वालिटी और उसका जो डायमेंशन है मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन चैम्फर में ऐसा कुछ नहीं है, चैम्फर केवल एज के साथ में इसको कम किया जाता है। जब मेट होता है मेल फीमेल का, तो उस समय अगर फीमेल भी 40 का डायर है और मेल भी 40 का डायर है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो क्या करते हैं कि इस मेल का चैम्फर दे देते हैं एज पे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जाता है, तो उसके बाद तो बजा करके हम लोग उसको अंदर कर ही देंगे। लेकिन इसलिए चैम्फर हमेशा एज पे ही आएगा, चैम्फर कहीं भी होगा वो एज पे ही आएगा, ठीक है। लेकिन टेपर कहीं भी बन सकता है, क्लाइंट का जहाँ भी उसका जरूरत होगा वहाँ पे वो टेपर बना लेगा। और टेपर में क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, उसका डायमेंशन मेंटेन करना पड़ता है अंडर टॉलरेंस। टेपर का टॉलरेंस दिया रहता है, चैम्फर का टॉलरेंस नहीं दिया रहता है। जहाँ भी भाई लोग काम करते होंगे, आप लोग देखते होंगे, जैसे ऑपरेटर भी काम करते होंगे, प्रोग्रामर तो आप देखते होंगे, चैम्फर पे बस सिंपल सा दिया रहता है, कोई टॉलरेंस नहीं। लेकिन अगर टेपर जहाँ कट रहा है तो वहाँ पर टॉलरेंस दिया रहता है, प्लस माइनस में या प्लस में या माइनस में जो भी हो, ठीक है ना। उसमें टॉलरेंस रहता है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारे भाई लोग मेरे जो ऑपरेटर का काम कर रहे होंगे अभी, वो भी देखते होंगे क्वालिटी वाला आता है तो अपना जो सारा डायमीटर देखता है, लेकिन चैम्फर के बारे में उतना नहीं देखता है कि अगर 100-200 माइक्रोन प्लस माइनस में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चैम्फर ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे ही चलता है, एज के साथ में इसको कम करने के लिए 45 डिग्री पे चलता है। लेकिन किसी किसी कस्टमर का 45 से आगे पीछे भी कर देता है, 40 डिग्री पे, 42 डिग्री पे। लेकिन ऑलमोस्ट 90% चांस है कि आपका 45 डिग्री पे ही चैम्फर कटता है, वो सिर्फ एज पे रहता है। जहाँ डिमांड नहीं रहता वहाँ भी चैम्फर आदमी दे देता है कि चलो थोड़ा सा शार्पनेस हाथ और कटने से बच जाए, या फिर उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसके डिजाइन में, शेप में अंतर नहीं पड़ता है, चैम्फर का बस इतना ही इस्तेमाल है, ठीक है ना। किसी किसी ड्राइंग में नहीं भी मांगा रहता है, फिर भी जाके प्रोग्रामर आके बोलता है देखो यहाँ पे चैम्फर लगा देना, ठीक है ना। तो वो बात है। तो चैम्फर जैसे आपने अगर मेरा टेपर वाला जो वीडियो देखा होगा, टेपर इन रेशियो और टेपर इन एंगल के लिए, या फिर एक्स और जेड का कोऑर्डिनेट निकाल कर, चैम्फर भी हूबहू वैसे ही बनेगा, बस इसका चैम्फर का साइज छोटा हो जाता है। 1 mm 2 mm तक है चैम्फर, साइज के हिसाब से चैम्फर का डिमांड बढ़ता है, लेंथ उसका, ठीक है ना। जैसे बड़ा डाया है और डाया बड़ा है और आपका लेंथ भी बड़ा है, तो चैम्फर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 4 mm तक भी जाता है चैम्फर, 3 mm तक भी जाता है। जनरली 1 mm, आधा mm, 0.5, 1.5 या 1 या 2, जनरली 2 तक जाता है। मैक्सिमम डाया 100-150 के वर्कपीस के डाया पे 2 mm तक का चैम्फर होता है और 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आज इसके बारे में बता ही दूँ। ऐसे आप टेपर अगर समझ गए होंगे तो चैम्फर भी आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये एक ड्राइंग मैंने बनाया है छोटा सा चैम्फर समझाने के लिए, जिसका डाया है 50 mm और लेंथ है 30 mm। इस पर एक चैम्फर मुझे लगाना है, ठीक है। तो चैम्फर और टेपर के लिए क्या बोला था, जहाँ से चैम्फर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे, ठीक है। और जहाँ तक चैम्फर जाकर खत्म हो जा रहा है वहाँ से एक नीचे वर्टिकल लाइन खींच देंगे, तो एक मेरा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। उसी तरह नीचे में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सीएनसी में जितना ऊपर उतना ही नीचे, डाया में सिर्फ, लेंथ में नहीं, डाया में, ठीक है ना, लेंथ में नहीं, डाया में, ठीक है। तो क्या है कि ये जो 2 × 45 है, ये चैम्फर एंगल है। अब ये चैम्फर एंगल बनता कहाँ पे है, इसका जो ये वर्कपीस का हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके ऊपर बनता है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। बहुत जगह क्या है
कंफ्यूजन नहीं रहना, इस एंगल को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जगह क्या है ड्राइंग में कि तुमको चैम्फर एंगल ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे यहाँ पे दे देगा तुम्हारा 30 डिग्री या 30 डिग्री दे दिया। ये वर्टिकल लाइन खींच करके एक आपको वर्टिकल लाइन से दे देगा 30 डिग्री चैम्फर, समझ गए। और यहाँ पे ये 2 लिख देगा, ठीक है ना, 2 mm का चैम्फर दे दिया, ठीक है। वर्टिकल लाइन से एंगल दे देगा, ये वर्टिकल लाइन से। तो वर्टिकल लाइन से एंगल है, इसका मतलब ये नहीं। अब जनरली यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पे बना दिया जाता है। मैंने टेपर वाले में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब 2 पैरेलल लाइन ऐसे पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा काटती है तो उसमें कहाँ कहाँ एंगल बराबर होता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना, ये एकदम से ट्रिग्नोमेट्री है, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं करे ये कहाँ से आ गया। आपने 7वां 8वां में अगर ट्रिग्नोमेट्री 8वां कल में पढ़े होंगे 8th स्टैंडर्ड में, तो ये आप पैरेलल लाइन वाला थ्योरम पढ़े होंगे, उसी के हिसाब से ये बराबर हो जाता है। इस पूरे प्रोग्राम CNC प्रोग्राम में आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही खेल है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। अगर ये पार्ट आपका स्कूल टाइम में मजबूत होगा तो आप बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर बनेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर नहीं समझ में आता तो आप 8वां क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का मैथ पढ़ना शुरू कर लीजिए, आप एक बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एंगल और कोऑर्डिनेट को समझ गए तो सारा खेल इस एंगल और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है। ये ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री, सेंटर से अगर किसी कोड पे हम वर्टिकल डालेंगे तो लाइन खींचते हैं तो परपेंडिकुलर, तो सब ट्रिग्नोमेट्री है, कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। CNC में तो कोई फार्मूला ही नहीं है। CNC तो प्रोग्राम से चलता है, X और Z से, उसको क्या मतलब है कोड खींचे कि टेंजेंट खींचे, क्या मतलब है। तो हमको मतलब है हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, आप बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर बनेंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये पेपर में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना, वर्टिकल से एंगल दे देता है। तो लड़के को क्या पता चलता है कि बहुत जगह कोचिंग पढ़ा दिया जाता है कि भाई यहाँ जो एंगल बना ऊपर में वही एंगल यहाँ भी बन गया। नहीं, ऐसा नहीं, ये देखना पड़ेगा ये एंगल कहाँ बना है। ये एंगल अगर हॉरिजॉन्टल पे बना है, इस वर्कपीस की हॉरिजॉन्टल लाइन से बना हुआ है, तो ही वो आपका जो एंगल है वो यहाँ पे आएगा। अगर ये वर्टिकल से एंगल दे दिया है तो हड़बड़ी नहीं करना, पहले ड्रॉइंग को ध्यान से देखना होता है 5-10 मिनट कि एंगल कहाँ पे दिया है। अगर ये वर्टिकल से एंगल दे दिया है तो हम क्या करेंगे, 90 में से इसको 30 घटाएंगे, ये 90 डिग्री का हो गया, 90 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो ये 60 डिग्री यहाँ बचेगा हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से कितना, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, मतलब हमको चैम्फर या टेपर कितना 60 डिग्री बनाना है, 30 डिग्री पे नहीं बनना है, क्योंकि ये 30 डिग्री वर्टिकल से एंगल है, हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं है। अब समझे बात को। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कंपनी में वर्टिकल से एंगल दे देता है और आदमी कंफ्यूज सीधे होता हो 30 ऊपर में जो एंगल है वही यहाँ पे एंगल आ गया, सारा कहानी खत्म, ठीक है। तो ये ध्यान देना जरूरी है। तो जैसे यहाँ 45 डिग्री है तो ये हॉरिजॉन्टल से 45 बना और यहाँ पे भी 45 बन गया। और ये 2 क्या है, मैं टेपर वाले प्रोग्राम में बताया था कि ये L बनता है। L कौन सा है, यही L है, और ये B है, बेस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये B है। टेपर वाले में खूब अच्छे से समझाया है, टेपर वाला जो वीडियो है इसमें बता देता हूँ। ये बेस होता है, B मतलब बेस, और ये L मतलब P, उसको बोलो P बोलो या L बोलो, L नहीं P ज़्यादा बेटर है, लंब नहीं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यही P बनेगा। जहाँ पे एंगल बनता है, जिस एंगल का हमको जरूरत है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको इसको परपेंडिकुलर बनाना है, एक्स एक्सिस बनाना है, तो हम यहाँ का थीटा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको इसको परपेंडिकुलर बनाना है, इसको P बनाना है, तो हम यहाँ के एंगल का इस्तेमाल कर लेंगे। एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। और एंगल जिस लाइन पे बनता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोल देते हैं। और उसके बाद जो राइट एंगल बनता है उसके ऑपोजिट वाले ये साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि राइट एंगल अगर ऐसे दिया हुआ है और ऐसे अगर कोई ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल तो यही P होगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि यही P होगा। मैं यहाँ इधर बना देता हूँ, एक मिनट इधर बिठा करके। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है
ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही तुम्हारा पी होगा दोस्त, अभी बता देता हूँ मैं अपने हिसाब से, अगर मैं थीटा यहाँ का थीटा को कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा पी बनेगा, ठीक है। अगर मैं थीटा यहाँ पे ले लेता हूँ, इस एंगल के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन होगा, पी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और ये बेस बन जाएगा। तो ये आप धारणा हटा दीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना हुआ तो यही ये पी होगा, कोई जरूरी नहीं है। एंगल के हिसाब से पी और बी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बता दिए। अब वीडियो में मैं कितना समझाऊंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग खुद ही छोड़ देंगे, देखेंगे नहीं। अब जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, तो देखना बहुत ज़रूरी है वीडियो को। तो क्लासरूम में तो मैं बहुत लंबा क्लास ले सकता हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटा कर लेता हूँ अच्छे से, लेकिन वीडियो में तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं समझा दूँ, यहाँ पे ये P है तो ये P यहाँ पे कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया, ठीक है ना, 2। और मुझे B निकालना है तो एक ही फॉर्मूला काम करता है, tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा = P/B। ऐसे आप sin थीटा का भी इस्तेमाल, जैसे ज्योमेट्री के हिसाब से हम सारा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम tan थीटा का इस्तेमाल करें, sin थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, cos थीटा का भी इस्तेमाल कर लीजिए, हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला डाल करके इस्तेमाल करें, पाइथागोरस प्रमेय, कैसे भी हमको बस x और z का वैल्यू, ये लंब और ये बेस का वैल्यू, आधार का हमको वैल्यू निकाल लेना है। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री मजबूत है दोस्त, तो आप, मैं फिर बोलता हूँ, आप बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर बनेंगे। आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री मजबूत है, आप बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर बनेंगे, ठीक है। इसमें सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है, ज्योमेट्री का, ठीक है ना, उसमें सारा थ्योरम जो है, ठीक है। तो ये tan थीटा क्या है, tan 45 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, तो tan 45 = P कितना है, 2, और B बेस है, तो tan 45 1 हो जाता है, तो 2/B हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो B = 2, मतलब जितना ये वैल्यू है वही B भी हो जाता है, तो ये B ही Z का वैल्यू होता है, यही जो Z का वैल्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको यही 2 मिल गया, ठीक है। अब जब ये मिल गया तो प्रोग्राम खत्म। एक हम लोग क्या बोलेंगे, एक हमेशा बोलते हैं कि अभी शुरुआती दौर के लिए हमेशा एक कोऑर्डिनेट चार्ट आप बनाइए, ठीक है। कोऑर्डिनेट चार्ट अगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये पॉइंट टेबल, ये x, ये z, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, मुझे तो 2 ही जगह जाना है। A पॉइंट का वैल्यू कितना है, x का, अब देखिए, हाँ निकाले नहीं ना, अब देखिए 2 ऊपर ये आ गया तो नीचे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ का डायमीटर कितना हो गया, 50 टोटल है, तो 2 ऊपर कम हो गया तो 48, फिर 2 नीचे कम हो गया तो 46, 46 हो गया ना, 46 आ गया, 46 का डाया हमको मिल गया। तो मतलब A पॉइंट पे कितना डाया है, 46.0, ठीक ना। ये जो लंब है, जो भी ऊपर बनता है वही नीचे बनता है, तो लेंथ में हमको डबल करने की जरूरत नहीं होता है। डायमीटर में, डायमीटर का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो डबल कर लेते हैं, ऊपर भी कटा और नीचे भी कटा रेडियस में, तो डबल करके हम लोग ऐड कर लेते हैं या फिर घटा देते हैं। तो 50 टोटल था, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 हो गया, 50 से 4 कम हो गया डाया, तो 46 का डाया यहाँ पे आ गया, ठीक है। 46, और जेड का वैल्यू क्या है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है वर्कपीस का 0 0, तो यहाँ जेड का वैल्यू 0.0। बी पॉइंट पे कितना जाएगा, 50 बना हुआ है, तो ये 50.0, और जेड कितना हो जाएगा, -2, ठीक है ना। यही कोऑर्डिनेट है अपना। तो प्रोग्राम हम लोग लिखना चालू करते हैं। प्रोग्राम बनेगा कैसे, O से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 इन द ब्लॉक, ठीक है। तो ईच कट क्या कर लेते हैं, ईच कट अपना आधा mm का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डाया कितना से डिक्रीज हो जाएगा, 1 mm से। डाया कितना से डिक्रीज होगा, 1 mm से डिक्रीज होगा। ईच कट जितना होता है उससे डाया डबल कम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताए थे कि G40 और G80, बाकी सेम प्रोग्राम का, तो हेडर और फुटर सब प्रोग्राम का एक ही रहता है, हेडर फुटर में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे N1 ब्लॉक, ठीक है, G28 U 0.0 W 0.0 इन द ब्लॉक। ये लाइन लिखने के साथ ही टू करेक्ट जहाँ भी होगा वहाँ पे वो रेफरेंस हो जाएगा।
उसके बाद टूल नंबर हम लोग लिख लेते हैं, टूल कॉल करते हैं। मान लो एक नंबर पे हमारा टूल TNMG से कटिंग कर रहे हैं, तो एक नंबर पे है तो T0101 ये टूल नंबर, ये ऑफसेट नंबर, ये टूल नंबर, ये ऑफसेट नंबर। कोई जरूरी नहीं एक दोनों बराबर होगा, मैंने वीडियो में बताया था, अलग अलग भी हो सकता है। एक नंबर टूल का ऑफसेट नंबर 10 का भी हो सकता है, तो यहाँ पे 01 और 10 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद G97 लगाना है तो 97 लगाइए। यहाँ पे तो कोई आरे वैल्यू का जरूरत है नहीं, तो आप G97 के साथ भी दे सकते हैं। अगर नहीं भी लिखिएगा तो आपका प्रोग्राम चलेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे M03 और S1000, ठीक है ना। इस पे भी आपका स्पिंडल रन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं रन होगा। लेकिन आदमी क्या करता है कि 97 देता है, कहीं किसी पिछले प्रोग्राम में G96 का इस्तेमाल हुआ होगा, कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड का उसका बिट ऑन हुआ होगा, तो उसी पे चलना शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको दे देते हैं। नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर में बहुत जगह G97 का लिखवाते नहीं शुरुआत में, इतना सही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पहला ये हो गया अपना, इतना दूर हो गया क्या हेडर, ये हर प्रोग्राम में रहता है। जनरली आप जितना वीडियो देखते हैं हर प्रोग्राम में इतना लिखते हैं। उसके बाद पहला सेफ्टी पॉइंट हम लोग देते हैं 2 mm ऊपर, 2 mm, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। चेम्फर अपना है 2 गुना 45 का, तो यही मेरा मटेरियल रहा होगा, यही रिमूव करना है हमको, ठीक है ना। तो 50 के डाया है तो 2 mm ऊपर और 2 mm नीचे को, प्लस में जेड में टूल को हम लोग ले आके खड़ा करेंगे। मतलब G00 X 52.0 और Z 2.0 इंटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको पहला कट कितना लेना है, 1 mm डाया कम करना है। इच कट 0.5 का लेंगे तो 1 mm डाया कम होगा, तो 1 mm डाया कम होगा तो कहाँ जाएगा मेरा 49 पे, ठीक है ना, 49 पे जाएगा। ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इच कट को 1 mm ले लेता हूँ। तो डाया मेरा कितना कम हो जाएगा, 2 mm, ठीक है ना, डाया 2 mm। तो मेरा डाया 2 mm कम करेंगे तो 50 से डाया घट के कितना आएगा 48 पे। तो मैं G00 नहीं लूँगा क्योंकि अभी तक हवा में है, X 48.0 और Z 2.0 इन द ब्लॉक, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया। जैसे ये लाइन लिखेंगे टूल मेरा यहाँ से कहाँ आ जाएगा, 2 mm नीचे वर्कपीस पे आ जाएगा और 2 mm प्लस में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए टर्निंग जब लेते थे तो यहीं से जो टूल हवा है वहाँ से सीधे ले लेते थे, ठीक है ना। Z00 नहीं लिखते थे, उसमें हमको हॉरिजॉन्टली चलना था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे टेपर देना है, तो इस टूल को क्या करना है, पहले हमको यहाँ पे टच करना है, 00 पे लाना है, क्योंकि हमारा चैम्फर तो इस 00 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, मेरा चैम्फर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस टूल को हमको यहाँ टच करना पड़ता है। बहुत जगह ट्रेनिंग में सीधे सिखाते होंगे, आप देखते हो यहीं से सीधे खींच दो, नहीं, यहीं से नहीं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के लास्ट में बताऊँगा, यहाँ से भी खींच सकते हैं। लेकिन अभी आप आदत डालिए 00 लिखने का, मतलब G01 नहीं करेगा क्योंकि बॉडी में टच करेगा वर्कपीस में, तो G01 लिखेंगे, X 48.0 और Z 0.0, फीट 0.1 क्या दे देंगे, फीट तो अपना देख लीजिएगा। ये 00 लिखना जरूरी है। ये जैसे ही लिखेंगे क्या होगा, ये अपना जो टूल है यहाँ पे टच करेगा। अब ये टच कर लिया, अब यहाँ से चेम्फर स्टार्ट हो। 45 डिग्री तो मेरा इस पॉइंट से बन रहा है ना, यहाँ से नहीं बन रहा था 45। अगर हम यहीं से उठा देते तो ये ऊपर हवा में चल जाता, चेम्फर का डिजाइन अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे तो यहाँ से 45 लेना है, तो मुझे 00 पे Z00 ला के टच करना पड़ेगा। अब ये लाइन लिखने के साथ ही हम क्या लिख देंगे, G01 X कहाँ तक जाना है, 50 तक, X 50.0 और Z माइनस कितना है 2 mm तक, 2 mm तक चढ़ेगा ऊपर, माइनस 2.0 फीट 0.1, ठीक है ना। ये लाइन जरूर ध्यान रखें, Z00 जरूर करें, वरना चैम्फर का एंगल बदल जाएगा और मे भी लेंथ भी बदल सकता है, ठीक है ना। तो वर्कपीस पे टच जरूर करें चैम्फर काटते समय, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा कि अगर दूर से भी आपको खींचने का मन है तो आप वहां से भी खींच सकते हैं, चैम्फर बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, उसका भी तरीका है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। एक कट जैसे ये लाइन लिखेंगे हम लोग, क्या होगा, ये इतना कट मार दें, ठीक है ना।
और टूल मेरा कहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, टूल मेरा यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा और नीचे से भी थोड़ा सा कट जाएगा। ठीक है, इतना कर दीजिए। ठीक है, नीचे वाला लाइन ऊपर लिख देते हैं G01 X 50.0 और Z -2.0 फीड 0.1 इंडर ब्लॉक। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा कि हम इसको फिर पीछे लेंगे, G0 में पीछे ले लीजिए X 50.0 और Z 2.0 इंडर ब्लॉक ले लिए। ये लाइन लिखते ही मेरा टूल कहाँ पे आ जाएगा, 2 mm पीछे आ जाएगा। ठीक है ना, 2 mm पीछे आ जाएगा। फिर इसको अगला कट कितना लेना है हमको, 2 mm फिर डाया कम करना है। 46 तो 48 ला दिए थे, इस बार 46। तो G00 X 46.0 और Z 2.0 इंटर ब्लॉक। ये लाइन लिखते ही टूल मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर बॉडी में टच करेंगे वर्क पीस में, तो G01 में टच करेंगे। टचिंग वाला काम और कटिंग वाला काम हमेशा G1 में करते हैं। X 46.0 Z 0.0 और फीड अपना दे देंगे 0.1 इंटर ब्लॉक। इसके कारण क्या होगा कि मेरा जो टूल था ये हट करके ये वर्क पीस पे टच कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमको कहाँ तक काटना है, 50 तक। G01 X 50.0 और Z -2.0 फीड 0.1 इंडर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर मैं केवल चैम्फर का वीडियो बनाऊं तो मेरा तो काम हो गया। यहीं से हम G0 में ऊपर उठा लेंगे, X 51 कर देंगे। ठीक है, और Z -2 ही रहेगा और अपना यहीं से रेफरेंस लिख देंगे। लेकिन उससे क्या होता है ना कि अब और ये जैसे लिखेंगे तो मेरा ये इतना मटेरियल रिमूव होगा, नीचे से भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, चैम्फर मेरा बन गया, टूल यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया, ये लाइन पढ़ करके, ये वाला लाइन पढ़ के टूल लेके मैं ऊपर खड़ा। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि एज पे मेरा थोड़ा सा बर जैसा लगता है। एज पे जब ऐसे आएगा तो यहाँ पे बर, क्योंकि यहीं से उठा दिए तो थोड़ा सा बर जैसा लगता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आधा mm थोड़ा इसको जेड में और बढ़ा देते हैं हल्का सा। जैसे ये लाइन ना लिख करके, ये लाइन ना लिख करके अगर केवल डायरेक्ट चैम्फर देना है, क्योंकि चैम्फर का प्रोग्राम क्या होता है ना कि हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है ना, लास्ट में चैम्फर काटते हुए और फिनिशिंग वाला जब लाइन लिखते हैं ना उस समय चैम्फर कर दिया जाता है। चैम्फर ये काटते हुए और यहाँ तक टूल यहाँ से चैम्फर काटते हुए ऐसे और यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें जो भी बर है सब हटा के एकदम नीट एंड क्लीन कर देगा। लेकिन किसी कंडीशन में हमको सिर्फ चैम्फर ही देना है, मतलब उसका फेसिंग कर देना है, डाया मेंटेन कर देना है और चैम्फर केवल कोना पे दे देना है। तो उस कंडीशन में क्या है, केवल फेसिंग करके चैम्फर दे देना है, डाया पहले से मेंटेन है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे टूल काटते हुए आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे टूल काटते हुए आएगा, इसको आधा mm या 1 mm थोड़ा सा वर्कपीस पे बढ़ा देंगे। मतलब G01 X कितना कर लेंगे, 50 ही रहेगा। Z को 2.5 mm कर देंगे, 2 mm तक। तो यहाँ -2 है, यहाँ पे आधा mm और वर्कपीस पे चढ़ा देंगे। ठीक है, तो -2.5 mm और फीड 0.1 कर देंगे। इससे क्या होगा कि बर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और आधा mm से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपका इंसर्ट नया है, ठीक ठाक है और आपका ऑफसेट को सेम है तो यहाँ दाग नहीं बनेगा। कभी कभी अगर ऑफसेट में ऊपर नीचे हो जाता है या फिर इंसर्ट दिखता है तो जहाँ तक खींच के लगा वहाँ पे एक दाग बन जाता है, तो उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, लाइन मार्क जैसा आने लगता है, तो इसलिए आधा mm बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो उसी पे आपको खड़ा कर देना है, उसी पे G04 का इस्तेमाल कर देना है, ड्यूअल टाइम का। ठीक है ना, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा ड्यूअल टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। G04 यहीं पर लगा खड़ा कर दिया, हल्का सा क्या होगा, बर कट जाएगा, वो ऊपर उठा लेना है। लेकिन इस लाइन से भी आप काम कर सकते हैं। अब 00 में X 51 पे खड़ा कर लीजिए और Z -2.5। अब यहीं से आप क्या कर लीजिए, कथा खत्म हो गया तो G28 आप लिख दीजिए, U 0.0, W 0.0, बाकी तो आप M09, M05 और M30 लिखने का आदत डाला ही है। अच्छा, इस प्रोग्राम में मैंने G42 का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें G42 का इस्तेमाल होगा शुरू में ही, क्योंकि चैम्फर मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि 9 वर्टिकल और अगर हॉरिजॉन्टल पे टूल चल रहा है तो आप 42 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख दिए तो ठीक है, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों एंगल को छोड़ करके 90 और 0 डिग्री को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़ करके अगर ये आधा डिग्री भी एंगल बढ़ता है तो आपको 42 और 41 का इस्तेमाल करना है।
नेक्स्ट वीडियो मैं 42 और 41 पे ही बनाऊंगा, क्योंकि अब इतना वीडियो मैंने आपको बना दिया, प्रोग्राम भी समझ गए होंगे कि 42 को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि 42 ओडी के लिए है और 41 आईडी के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओडी पे भी 41 लगता है, कैसे लगेगा कब लगेगा मैं आपको बताऊंगा। आईडी में भी 42 लगता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको ओडी कंपनसेशन नहीं बोलते हैं। क्या नाम पड़ा है 42 का? नोज रेडियस कंपनसेशन राइट, और 41 को नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट। ओडीआईडी का नाम आया? नहीं आया। आप शब्दों को समझिएगा तो आपको आधा मैकेनिज्म वहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नाम ही है नोज रेडियस कंपनसेशन राइट 42 और 41 लेफ्ट। ना कि अगर ओडीआईडी का बात होता है तो लिखता है कि नोज रेडियस कंपनसेशन, 42 के बारे में लिखता है कि नोज रेडियस कंपनसेशन ओडी, और 41 को लिखता है कि नोज रेडियस कंपनसेशन आईडी। ऐसा नहीं लिखा है ना, मतलब ये दोनों जगह लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपका फंडा क्लियर कर दूंगा। बहुत जगह आपको यही दिखाया जाता है, वीडियो में भी देखे होंगे मैक्सिमम आप लोग कि 42 मतलब ओडी पे लग गया, 41 आईडी में लगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जो काम करते हैं उसी को हैबिट बना लेते हैं और लगता है कि यही बस है। जैसे मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है कि टूल ओडी पे चल रहा है तो राइट से लेफ्ट चल रहा है तो 42 का इस्तेमाल हुआ। 90% केस में 42 का ही इस्तेमाल ओडी पे हो जाता है। लेकिन जहाँ पे टूल लेफ्ट से राइट चलता है उस कंडीशन में वही लोग जानते हैं कि 41 भी लगता है, बाकी जनरल लोग नहीं जानेंगे कि 41 भी ओडी पे लग जाएगा। और इंटरव्यू में आदमी जाके ये इसी क्वेश्चन फंसे, प्रोग्रामर से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताइए 41 42। आप तो सीधे बोल देंगे सर ओडी पे 42 आईडी में 41। आपका आधा सवाल जवाब आपका सही है, लेकिन आधा सामने वाला समझ जाएगा कि आपका पूरा अभी आपको पूरा डीपली नॉलेज नहीं है। नॉलेज है लेकिन आधा हो रहा है, ठीक है ना। तो नॉलेज जवाब से ही वो समझ जाता है कितना आप पानी में है। तो ये आप वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज्ञान बांटने से कभी भी घटता नहीं है। किसी को अगर सीखना होगा तो वो सीख ही जाएगा कहीं ना कहीं से। मेरे और आपके रोकने से कोई नहीं रुकेगा। बहुत सारे फ्रेंड को लगता है कि ज्ञान बांट दूंगा तो आगे बढ़ जाएगा। जिसको आगे बढ़ना होगा वो बढ़ ही जाएगा, आपके मेरे रोकने से या किसी के रोकने से वो नहीं रुकेगा। ठीक, इससे अच्छा है कि आप उसको बता करके सहयोग कर दीजिए उसको, वो हमेशा आपका नाम लेगा कि हाँ भाई इसने बता दिया, और आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मुझे बात को हाँ, तो कभी भी मन में जलन का भावना नहीं लाना चाहिए, ठीक है ना। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि मैं ही सब जानता हूँ, कहानी खत्म, उस दिन से आप डाउनफॉल, ठीक है। और ज्ञान बांटना बंद कीजिए, आप उसी दिन से डाउनफॉल करो। नहीं बांटेंगे तो भूलेंगे ना, जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करते वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो देखिए और जो भी आपको नया टॉपिक वीडियो बनवाना है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिए, मैं बना के दे दूँगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।